हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग का 2019 का जुलाई का पेपर चल रहा था। और इसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं एक्सप्लेन बाय वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। ठीक है। सो आई हैव क्रिएटेड वन डायग्राम। ठीक है, उस डायग्राम के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू। सो वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है। पहले ना मैं आप लोग को जी का जो वैल्यू है ना, उसका क्या फॉर्मूला है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जरा ध्यान देना आप लोग। सो G, जो स्मॉल g है, दैट इज इक्वल्स टू G कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट। M मतलब मास ऑफ द अर्थ, R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। उसके ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, जैसे जैसे आप अर्थ में अंदर अंदर आ रहे हो, ये G की वैल्यू जो है ये क्यों चेंज हो रही है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। सो मैं ना यहाँ पे एक पेन ले लेती हूँ। हाँ। So yeah, with the help of this, I can explain you well. सो अब देखो, पहले ना मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। देखो जहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है ना, वहां पे ध्यान दो। ठीक है। पहले ना मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मेरा जो ये डिस्टेंस है, मैंने जो ब्लैक कलर के अंडरलाइन से जो लाइन से दिखाया है, वो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ होगा विच इज फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। सो ये मेरा आर हो गया। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, सो सॉरी, बिकॉज है ना इसमें थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत आता है। लेकिन कोई ना, हम लोग सब दिक्कतें मैनेज करते चलेंगे। ठीक है। सो पहले डिस्टेंस आर थी। ठीक है। जैसे जैसे आप अंदर अंदर आते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने ना अर्थ को ना ये पूरा अर्थ है। ठीक है। मैंने इस अर्थ को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपके एक्सप्लेनेशन में ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है। पहले ये आर था, ये पूरा डिस्टेंस हमारा आर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो व्हाइट वाला कवर पार्ट है ना, वो पार करके मैं ब्लू वाले पार्ट तक आ गई हूँ। तो क्या मेरा जो देखो अर्थ कम नहीं हो रहा है। देखो अर्थ छोटा छोटा नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, पहले मैं अर्थ के आर रेडियस वाले पार्ट पे थी, अब मैं थोड़ा अंदर आ गई हूँ। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अब इधर पे हूँ। ठीक है। तो मुझे बताओ, मेरा क्या डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो अब ये डिस्टेंस होगा। करेक्ट। पहले जब मैं यहाँ पे खड़ी थी, उस केस में मेरा डिस्टेंस क्या था, कैपिटल आर विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। जब मैंने ये डिस्टेंस पार कर लिया है, इतना डिस्टेंस पार कर लिया है, अब मैं जब यहाँ पे आ गई हूँ, तो मुझे बताओ कि जो अब डिस्टेंस होगा आर, क्या वो कम हो गया होगा? डेफिनेटली कम हो गया होगा, राइट। सो ये वैल्यू ना कम हो गई है, राइट। आपको पता है ये जी जो है ये आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब होने वाला है, ये वैल्यू बढ़ेगी। ये इन्फ्रेंस निकल के आता है, ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर मेरा यहाँ पे आर छोटा हो रहा है, तो मेरा जो ये वैल्यू है जी का वो बढ़ रहा है। अगेन, हम लोग आर किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे खड़ी थी, तो मैं डिस्टेंस से, सेंटर से जो डिस्टेंस था वो क्या होगा, आर, कैपिटल आर। अब मैं जब इधर आके खड़ी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, उस केस में मेरा जो सेंटर से डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर। क्या बोलते हैं, आर। ठीक है। अब अभी आपको एक और चीज ध्यान में देनी है, सिर्फ यहाँ पे रेडियस नहीं बढ़ा है। ठीक है, रेडियस तो चलो कम हो गया है, राइट। लेकिन इस केस के अंदर आपका जो मास था अर्थ का, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो भी देखो कम हो गया। अभी जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, एक सेकेंड, ये व्हाइट वाला पोर्शन है ना, व्हाइट वाला पोर्शन, वो वाला मास अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सो हमारा जो आर गिर गया है, आर कम हुआ है, उसकी वजह से हमारा जी जरूर बढ़ा है। लेकिन उस केस में, इस केस के अंदर हमारा जो मास ऑफ द अर्थ जो हम लोग पहले ले रहे थे, वो भी आप कम हो जाएगा, बिकॉज व्हाइट वाले पोर्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। सो उस मास को भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, और ये मास भी कम होगा। ठीक है। अगर मुझे बताओ, ये एम जो है वो जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर ये कोई एक चीज कम हुई है, तो दूसरी वाली चीज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। सो मास के कम होने की वजह से आपका जी का वैल्यू कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। और उसका जो इफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, आर के
कम होने से, अगर जी का वैल्यू 8 टाइम्स बड़ा होगा, सो यहाँ पे मास के कम होने की वजह से जी का वैल्यू 16 टाइम्स घट जाएगा। सो मुझे बताओ, ओवरऑल में जी की वैल्यू बढ़ी है या घट गई है? ओवरऑल में आपकी जी की वैल्यू कम हो गई है। देखो, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को ना आप लोग को एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, जब मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार। एक मिनट, सब इरेज ना हो जाए। सब इरेज हो गया, कोई बात नहीं, विल राइट अगेन। ये जी आ गया आपका, ठीक है। ये आपका रेडियस यहाँ पे था, और रेडियस में सीधा नहीं ड्रॉ, एक सेकंड मैं ट्राई करती हूँ, मैं सीधा ड्रॉ करूँ। अरे यार, here is also smart point। तो अरे वन सेकेंड। ये रेज नहीं हो रहा, गिव मी 1 मिनट प्लीज। यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक लाइन, ये समझो मेरा आर हो गया, ठीक है। अब देखो, मेरा बोलने का क्या मतलब था कि मेरे आर के कम होने से मेरा जी बढ़ रहा है, बिकॉज ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आर के कम होने से जी की वैल्यू ना 8 टाइम्स बढ़ गई। मैं सिर्फ एक रैंडम नंबर नंबर ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन उस केस में आपका सिर्फ आर कम नहीं हो रहा है, उस केस में आपका मास भी कम हो रहा है। और मास के कम होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल, जी की वैल्यू 20 टाइम्स, 20 टाइम्स कम हो जा रही है, तो आप क्या बोलोगे? नेट इफेक्ट में क्या हुआ? आर की जो हमारी जी की वैल्यू है, वो नेट इफेक्ट में 12 टाइम्स जो है वो कम हो गई है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, आपका आर का वैल्यू नो डाउट कम होता है, लेकिन उस केस के अंदर जो मास की वजह से जी के ऊपर इफेक्ट आता है, वो आर की वजह से जो इफेक्ट आया है उससे ज्यादा होता है। इसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जैसे वी गो इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस, नो डाउट, बिकॉज ऑफ द because of r the value of g must increase, but the influence of mass is more, that is why overall the value of g decreases। देखो, ऐसा नहीं है कि वैल्यू ऑफ जी नहीं बढ़ा, वैल्यू ऑफ जी बढ़ा है, लेकिन वो मास के वजह से, मास का इफेक्ट ज्यादा आया है इसके अंदर। इस वजह से ओवरऑल अगर आप नेट में देखें तो वो 12 टाइम्स गिर गया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको 8 चॉकलेट्स दी और आपसे 10 चॉकलेट्स ले ली, नेट इफेक्ट में क्या होगा, आपसे 12 चॉकलेट ले ली गई है। कौन भारी पड़ रहा है? जो चीज आपसे लिया है वो बड़ा है, जो चीज आपको दी गई है वो छोटी है। वैसे ही आर की वजह से जी की वैल्यू में जो एड ऑन आ रहा था वो छोटा है, और एम की वजह से जी की वैल्यू में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था वो ज्यादा है। इसीलिए हम बोलते हैं ओवरऑल हमारे जी की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस ब्लू वाले पोर्शन से भी ज्यादा अंदर आ गई, मैं ये ग्रीन वाले पोर्शन के अंदर आ गई हूँ, ठीक है। सो उस केस में ना आपका ये जो पूरा मास है ना, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये पूरा मास भी हम लोग नहीं लेंगे, ये पूरा मास भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। सो देखो, आर तो छोटा हो गया, ठीक है, आर स्मॉल आर हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो आर कम होने की वजह से जी की वैल्यू बढ़ गई होगी, लेकिन देखो कितना ज्यादा मास भी कम हो गया है, उसकी वजह से आपकी जी की वैल्यू ओवरऑल में क्या हो जाती है,
डिक्रीज हो जाती है। आई होप आई वॉज वेरी क्लियर विथ माई वर्ड्स। अगर मैं इसमें कहीं पे भी कुछ चूकती हूँ या मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द क्लास। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वहां पे पूछ सकते हो, या तो आप लोग कमेंट से भी पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वहां पे आंसर कर दूं। ठीक है, तब तक के लिए मैं इसको जरा इरेज कर देती हूँ, बिकॉज कोई मतलब का नहीं है ये। ठीक है, 1 मिनट। इरेज नहीं करती अभी, आपको मैं जरा टेक्स्ट बुक से भी समझा देती हूँ एक बार। फिर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फिर आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। कम टू चैप्टर नंबर 1, ग्रेविटेशन। वैल्यू ऑफ जी नीचे आएगा थोड़ा सा। हाँ, देखो, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, देखो जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो, इसके अंदर आएगा चेंज विद डेप्थ। द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन 5 डिक्रीजेस। वन वुड थिंक, देखो आर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इक्वेशन 5 पे आ जाते हैं हम लोग। आर की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड ना, मैं एक स्पॉटलाइट यूज करती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए मैं कहाँ पे हूँ। उधर मैं बोलूंगी दीदी आप कहाँ पे हो, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, सो देखो, इस इक्वेशन में आपकी आर की वैल्यू भले ही कम हो रही है, लेकिन देखो, the value of r in the equation 5 decreases, and one would think that the value of g should increase as per the formula. However, the part of earth which contributes toward the gravitational force felt by the object also decreases. जो मास था अर्थ का वो भी कम हो जाता है। ठीक है, which means that the value of m to be used in the equation also decreases। मतलब क्या, ये जो m की वैल्यू है, m यहाँ पे है, ये भी कम हो जाता है और इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर है। अगर m कम होता है तो आपका g भी कम हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि g की वैल्यू कौन से दो चीज पर डिपेंड करती है। एक होता है आपका मास ऑफ द अर्थ और एक होता है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब r। क्या वो दो चीज पर डिपेंड करती है। So which means that the value of m to be used in the equation also decreases as a combined, as a net effect, as a combined result of change in r and m. The value of g decreases as we go deep inside the earth। आपका ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अभी एक सेकेंड ना। एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज डिफरेंट मास एंड रेडियस, hence according to equation the value of g on their surfaces are different। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि दूसरे दूसरे प्लैनेट पे जी की वैल्यू ये अलग अलग क्यों होती है। बिकॉज देखो दूसरे दूसरे प्लैनेट का मास जो है वो अलग होता है, उसका रेडियस जो है वो अलग होता है। भले ही कैपिटल जी की वैल्यू सब जगह सेम है, लेकिन जो मास का वैल्यू है और जो रेडियस का वैल्यू है वो हर जगह क्या होता है, डिफरेंट होता है। वही वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, एवरी प्लैनेट and satellite has different mass and radius. Hence, according to equation, the value of g on their surfaces are different because of what? Because they have different mass and different radius। g की वैल्यू दो ही चीज पर डिपेंड करती है कि उस जगह का मास क्या है और उसका रेडियस क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं, आगे का पढ़ते हैं। ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ। तो जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपेयर में 6 टाइम्स कम है। आपको यह लाइन ना याद रखना है। ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ। एज अ रिजल्ट, यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जम्प 6 टाइम्स हायर ऑन द मून एज कंपेयर टू अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन आ गया कि आप कुछ फोर्स लगाते हो और आप 10 मीटर ऊपर जंप कर पाते हो। आपने सेम फोर्स लगाया मून पे भी, तो आप कितना ऊपर और जाओगे, कितना ऊपर जंप करोगे, 6 टाइम्स और, मतलब 60 मीटर ऊपर जंप करोगे। ठीक है, और वही चीज एक और कि अगर आपको बोला कि किसी का जो वेट है वो अर्थ पे 60 kg है, तो मून पे कितना होगा, डिवाइडेड बाय 6। तो 6 kg होगा, 60 का डिवाइडेड बाय 6, तो 10 की 10 10 kg होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 100 kg है तो वो क्या हो जाएगा, मार्स पे जाके क्या हो जाएगा, मार्स पे नहीं मून पे जाके क्या हो जाएगा,
100 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। समझा? सो आई गेस दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर। लेट्स मूव ऑन आगे। अभी आपको बताया बताया है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड राइट द जर्नल फॉर्मूला ऑफ आल्कीन। अब देखो, मैं आप लोग को ना एक और चीज समझाना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ व्हाइट बोर्ड ओनली। सो लेट्स गो टू अवर व्हाइट बोर्ड अगेन। ठीक है? सो हम लोग अभी इधर पे आ जाते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है? अब देखो, एक होता है आपका मैं ना यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट बॉक्स यूज करके लिखती हूँ, तो आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? अम्म, हम्म, अम्म, इतना छोटा दिख रहा है कि सामने वाले को दिखेगा भी नहीं कि क्या लिखा है। बहुत बहुत बड़ा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अल्केन। ठीक है? यहाँ पे मैं लिखती हूँ अल्कीन। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ अल्काइन। ठीक है? इसके ना कुछ जर्नल फॉर्मूला होता है, आपको पता है ना अल्केन अल्केन अल्काइन क्या होता है? अगर मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है? आपको सारा एक्सप्लेनेशन इधर पे मिल जाएगा। यस। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तुम लोग उसको अल्केन बोलते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, तो हम लोग उसको अल्कीन बोलते हैं। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 बॉन्ड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अल्काइन बोलेंगे। सो कार्बन कंपाउंड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है? अब आपको पता है इन कंपाउंड्स के ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है? अब आपको ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ता है, मैंने आप लोगों को ना ये क्लास में सिखाया नहीं है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे तसल्ली से पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है। अब पहले समझो, यहाँ पे CnH2n, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। ठीक है? यहाँ पे 2 है। CnH2n +2। ठीक है? अब यहाँ पे आएगा CnH2n। ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा? CnH। क्या होता है ये सब, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, जरा पेशेंस रखो। ठीक है? H2n -2। ठीक है? आपको क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है, मैं यहाँ पे आपको लोग लिख देती हूँ क्वेश्चंस वगैरह कैसे आएंगे। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, और मैं शायद से लेती हूँ एक 6। ठीक है? यहाँ पे मैं आती हूँ। तो आपको क्या बोलेंगे पता है? कि n की वैल्यू है ना 1 है। क्या बोलेंगे?
एन की वैल्यू 1 है, मतलब एक कार्बन से कौन सा वाला अल्केन बनेगा। सो आपको ना एन की जगह पे 1 रखना है। क्या रखना है आपको? 1। अगर मैंने एन की जगह पे 1 रखा तो क्या बनेगा? C1। राइट। यहाँ पे मैंने एन की जगह पे 1 रखा तो क्या बनेगा? देखो ये 2n जो है ना, ये 2n का मतलब पता है क्या होता है? 2 into n। मतलब अगर एन की जगह पे 1 आया, इसका मतलब क्या होगा? 2 into 1। अगर 2 आया इसका मतलब क्या होगा? 2 into 2। ठीक है। सो C1H, 2 into 1 कितना होता है? 2। और ये क्या होगा? +2, तो कितना हो जाएगा? 4। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2n+2 है। ठीक है। सो अगर मैं ये सपोज यहाँ पे n की जगह पे 1 रखती हूँ, सो ये 2 into 1 हो जाएगा, जो कि क्या होता है? 2। 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 4। सो कितना हो जाएगा? H4। सो इसका आंसर क्या आएगा? CH4। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? मैं टेक्स्ट से लिखती हूँ। यहाँ पे आंसर आएगा आपका CH4। ठीक है। सो एक कार्बन से बनने वाले अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CH4। क्या आपको बना के देखना है अल्केन कैसा बनता है? आपको एक चीज याद रखनी है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड ही आता है। मैं आपको यहाँ पे ना ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। सो एक कार्बन से आपको क्या बनाने के लिए बोला है? अल्केन बनाने के लिए बोला है। तो मुझे बताओ, कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। 1 2 होते नहीं, मतलब बना सकता है 4 बॉन्ड। 3 और ये 4। ठीक है। तो जहां पे भी ये एम्प्टी स्पेस है, वहां पे क्या आएगा? H आएगा। ठीक है। तो क्या आपका एक कार्बन से जो अल्केन बना है, वहां पे 4 ही H आ रहा है? द आंसर इज यस। इसलिए आंसर क्या आया? CH4। इसका नेमिंग कैसे होता है इसके लिए डिटेल लेक्चर करेंगे, लेकिन पहले आप इसको समझो। और एक और चीज समझो, एक कार्बन से आप अल्कीन नहीं बना सकते, एक कार्बन से आप अल्काइन नहीं बना सकते। बिकॉज अल्कीन बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि उसका डेफिनेशन क्या बोलता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और एक कार्बन में और कार्बन तो आएगा ही नहीं, एक ही सिंगल कार्बन है। एक सिंगल कार्बन किसके साथ डबल बॉन्डिंग करेगा? वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अल्कीन बनाने के लिए आपको मिनिमम तो 2 कार्बन चाहिए, और अल्काइन बनाने के लिए भी मिनिमम आपको 2 कार्बन चाहिए। इसीलिए एक कार्बन से ना अल्कीन बनता है, ना आपका अल्काइन बनता है। ठीक है। अब आपको ना नेक्स्ट वाला करना है, मैं आपको 2 करके दिखाऊंगी, 2 या 3 करके दिखाऊंगी। बाकी का आपको आपके होमवर्क में करना है। ठीक है। अब आपको 2 कार्बन से ना अल्केन बनाना है। क्या बनाना है? अल्केन। तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे C2H। मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर मैं N की जगह पे 2 रख देती हूँ तो क्या होगा? 2, अरे यार, 2 into 2 + 2। तो क्या होता है? मुझे जरा बताओ, 2 into 2 + 2 क्या होता है? 2 into 2 कितना होता है? 4 + 2 कितना होगा? 6। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? CH6। बिकॉज देखो C2H6। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपके आंसर में C2H6। ठीक है। क्या आपको देखना है रियलिटी में 6 ही H लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो हम लोग ऐसे डायग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है। तो अल्केन में कितने कार्बन है? 2 2। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। तो 2 कार्बन आ गए। इसका नाम क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। तो देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? ये अल्केन है। अब इसको 4 बॉन्ड बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाएगा? 1, यहाँ पे बनाएगा 2, यहाँ पे बनाएगा 3, यहाँ पे बनाएगा 4, यहाँ पे बनाएगा 5, यहाँ पे बनाएगा 6। तो जहां पे एम्प्टी स्पेस है, वहां पे आपका क्या आने वाला है? एच आने वाला है। यहाँ पे भी आएगा एच, यहाँ पे भी आएगा एच, यहाँ पे भी आएगा एच, यहाँ पे भी आएगा एच। सिमिलर विद दिस,
सेम विद दिस, सेम विद दिस। यहाँ पे सब जगह एच एच आ रहा है। मुझे काउंट करके बताओ, दो कार्बन के अल्केन में कितना एच आ रहा है? 6 एच आया। क्या हमारे फॉर्मूला से भी आंसर हमको 6 आया? यस। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो, दो कार्बन से अल्कीन तो बन सकता है, राइट? तो हम अब अल्कीन को देखेंगे, ठीक है। अल्कीन का क्या रूल है कि कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कार्बन और कार्बन, तो वैसे ही हमको समझ आया कि हमको दो कार्बन चाहिए, एक कार्बन से तो बनेगा नहीं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितना होना चाहिए? दो, दो बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। सो हम लोग अभी ना फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं कि अगर दो कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे। देखो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ। सी, ये सी है, C2H2N है ना, राइट? जरा आप मेरे इन राइटिंग को जरा ये कर लेना। ठीक है, C2H2N, सॉरी CnH2N, यहाँ पे एन आएगा। एक सेकेंड। यहाँ पे क्या आ रहा है? CnH2N। तो मुझे बताओ इस फॉर्मूला के लिए हम लोग एन के वैल्यू कितने रखने वाले हैं? 2 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? C2H2 इसका मतलब क्या हो जाएगा? C2H4। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर दो कार्बन वाला अल्कीन है तो वहां पे चार ही हाइड्रोजन लगेंगे। हम लोग बोलेंगे आप फॉर्मूला हो, हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं। हम खुद से बना के देखेंगे कि आप सच में सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। ठीक है, हम बना के देखेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये कार्बन एक हो गया, हमारा दूसरा कार्बन हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो मैं डबल बॉन्ड बना दिया। मुझे बताओ, इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना दिया तो कितना बॉन्ड और बनाएगा? दो और बनाएगा। तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे दूसरा आ गया। इस कार्बन ने भी दो बॉन्ड बना लिया है, दो बॉन्ड। कितना बनाएगा? और कितना बॉन्ड बनाएगा? एक यहाँ पे बनाएगा, एक और बनाएगा यहाँ पे। तो मुझे बताओ, एम्प्टी स्पेसेस में कितने एच आएंगे, राइट? तो यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, और आपका यहाँ पे एक एच। ठीक है। तो एच कितने आए यहाँ पे? एच आपके टोटल 1, 2, 3 और 4 एच आए। क्या फॉर्मूला ने भी आपको यही बोला था कि 4 एच आएंगे? यस। तो आपको इसलिए यहाँ पे लिखना है कि अगर दो कार्बन है और दो कार्बन का अल्कीन है तो यहाँ पे क्या आएगा? CnH2n। आपको सिंपली ना एन के जगह पे नंबर ऑफ कार्बन रखना है, दैट्स इट। आपको फॉर्मूला में आंसर मिलते जाएगा। हम लोग ना पहले फॉर्मूला से ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग डायग्राम से ना वेरीफाई भी कर लेंगे कि कितना क्या आएगा कैसे नहीं आएगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये क्या आ जाएगा? C2H4। आपका ये क्या हो गया? अल्कीन हो गया। अब हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? हम लोग बना रहे हैं दो कार्बन वाला अल्कीन, ठीक है। तो मैं एन की जगह पे क्या रखूंगी? 2 रखूंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2। एच की जगह पे देखो क्या रखूंगी मैं? CnH2n-2 है। तो देखो एन की जगह पे क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। तो 2 इंटू क्या, 2 क्या हो जाएगा? 4। 4, फिर -2 लिखा है, देखो तो 2। देखो मेरा यहाँ पे ना आपको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ना मैं कुछ यूज करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे एन की जगह पे मैंने 2 रख दिया, राइट? अब इस वाले फॉर्मूला को देखो, इसको देखो आप लोग ध्यान से। ठीक है। 2n-2 है। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? यहाँ पे आपका आंसर आएगा, 1 सेकेंड, ये ना दूसरा टेक्स्ट बॉक्स खोल रहा है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा
C2H2 बिकॉज देखो मैं आप लोग को ना आप एक्सप्लेन कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ माई पेन सो दैट इट डज नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन फॉर यू। ठीक है, अल्कीन पे आते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो सी, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 2H, ये क्या आएगा, 2N-2 ना, तो 2 इंटू N की जगह पे कितना आएगा, 2 आएगा। N की जगह पे कितना आएगा, 2 आएगा। और फिर क्या आएगा, -2। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। 4 - 2 कितना हो गया, 2। इसलिए क्या आएगा, अल्कीन का फॉर्मूला, अल्काइन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H2। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो अब हम करेंगे इसके आगे क्या होने वाला है। अगर N की जगह पे अगर यहाँ पे N की जगह पे मैंने 3 रखा, तो क्या आएगा, 3 रख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो, C3, राइट, C3H2 इंटू 3 कितना होता है, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। तो C3H8 क्या आएगा आंसर, C3H8, C3H8। नाउ यू ऑल नो कि आपको वही प्रॉपर एच के वैल्यू जो है ना वो करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब अल्काइल में देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब सी की जगह पे आपको क्या एन की जगह पे क्या रखना है आपको, 3। तो देखो, पेन ले लेती हूँ मैं। एन की जगह पे आप लोग क्या रखोगे, 3 रखोगे। तो C3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो C2H6, C3H6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा C3H6। नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। हम लोग यहाँ पे एन की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 3 रखने वाले हैं। ठीक है, सो 3, C3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैंने एन की जगह पे 3 रखा, तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। तो C3H4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ C3H4। क्यों ऐसा आया, H4 क्यों आया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, अगर अगर मैं एन के जगह पे 3 रखती हूँ, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। 6 - 2 कितना होता है, 4। इसलिए क्या आया, C3H4। अब देखो इसके जो आगे का है ना, आप लोग प्लीज उसको होमवर्क में करना, ट्राई करना अपने आपसे, अगर आप लोग से नहीं होता तो आप मुझे बताना। मैं इनका ना आपको ड्राइंग करके दिखा देती हूँ, तीनों का, ऊपर वाले का, केस का, सबका ड्राइंग करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, सो इन केस पहले मैं आप लोग को ये वाला ड्रॉ करके दिखाती हूँ, C3H8। और आपको लगेगा दी, अभी अगर समझो हम लोग को दिखा दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है, और हमको बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर, उस केस में हमको कैसे समझेगा ये अल्केन है, ये अल्कीन है या अल्काइन है। तो आप लोग ना वही वाला फॉर्मूला लगा देना, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला के हिसाब से आप देखना कि ये किसके लिए प्रॉपरली फिट करता है। अगर आपने यहाँ पे एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू 3 रखी, तो कौन से केस में एन की वैल्यू 3 रखने पे H8 आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली अल्केन में आता है। तो उस हिसाब से आप लोग ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, C3 लेंगे, मतलब 1 2 3। कितने बॉन्ड आने वाले कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड, बिकॉज ये क्या है, अल्केन है। अब रेस्ट ऑफ द बॉन्ड क्या आएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 2 3, इसके 2 बने हुए हैं, यहाँ पे फिर कितना आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, इसका 1 बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 3 बॉन्ड आएगा। मुझे बताओ कितने एम्प्टी बॉन्ड आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 क्या आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे।
मतलब हमारा फॉर्मूला बराबर बोल रहा था, यस। फिर हम लोग देखते हैं 3 कार्बन वाला अल्कीन, ठीक है। अब देखो अल्कीन में बहुत बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, डबल बॉन्ड बोला है, तो डबल बॉन्ड कोई भी एक जगह पे आएगा, हर जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी एक जगह पे आप लोग ऐसे डबल बॉन्ड बना दोगे तो भी वो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही अरे यार, यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा, और 3 बॉन्ड बनेगा, 1 2 3। इस कार्बन को ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना बॉन्ड बना है, एक बना है, दो बना है, तीन बना है, मतलब इसके पास कितना बॉन्ड बनेगा, एक और एक ही बनेगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना है, मतलब कितना बॉन्ड और बनाएगा, ये 2 बॉन्ड और बनाएगा। तो देखो एम्प्टी स्पेसेस कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आएगा। क्या हमारे फॉर्मूला के हिसाब से भी हम लोग के 6 हाइड्रोजन आ रहे थे क्या, यस। तो हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली अप्लाई हुआ। अब हम लोग ये वाला बनाते हैं स्ट्रक्चर C3H4, ठीक है। सो यहाँ पे 3 कार्बन लोगे आप लोग, 1 2 3, ये था आपके नोटबुक में, आप लोग लिख लो, ठीक है, आपको एग्जाम में काम आएगा ये। 1 2 3 बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो देखो अब हम लोग इसका प्रॉपरली बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाते हैं, तो इसका एक बॉन्ड बन गया ऑलरेडी, तो कितना बनेगा, और 3 बनेगा, 1 2 और 3 बॉन्ड बनेगा। इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके, तो हम लोग और बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। इसके 3 बॉन्ड बने, मतलब कितने बॉन्ड बनाएंगे हम लोग, एक और बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एच लिखेंगे, यहाँ हम एच लिखेंगे, यहाँ पे हम एच लिखेंगे, और यहाँ पे हम एच लिखेंगे। तो कितने एच आए हमारे, 4 एच आए। क्या फॉर्मूला के हिसाब से भी 4 एच आ रहे थे, यस, ठीक है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट आपके उस वाले फॉर्मूला में उसमें यूज होने वाला है, अभी भी आप लोग फटाफट इसको याद कर लो। अल्केन में CnH2n+2, अल्कीन में CnH2n, अल्काइन में CnH2n-2। आपको सिर्फ एन की वैल्यू डालनी है, और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी बन के मिल जाएगा, ठीक है। सो हम लोग अभी वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बेंडिंग था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CH4 आया, तो CH4 के बाद में यहाँ पे देखो C3 आ रहा है, फिर C5 आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे C2 C4 का आपको लिखना है, कैसे लिखोगे आप लोग, देखो ध्यान से, ठीक है। सो अगर n की वैल्यू 2 है, तो देखो CnH2n+2, तो C2 पहले लिख दिया, C2 लिखा, फिर H, अब 2n+2 है, मतलब 2 × 2 4, 4 + 2 कितना होगा, 6, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 6। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे भी टी कितना है, 3 है, मतलब एन कितना आएगा आपके यहाँ पे, 3 आएगा, तो C3H8, 8 कैसे आया, 2n+2, एन की जगह पे क्या लिखा आप लोगों ने, 3 लिखा, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 + 2 कितना हो गया, 8। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी लिखना है C4 लिखा, एच कितना आएगा आपका, अभी एच आपका आने वाला है 2 × 4 कितना होता है, 8, 8 + 2 कितना होता है, 10, तो तो एच कितना आएगा आपका, एच आएगा 10। इस तरीके से आपको इसको पूरा कंप्लीट करना था, यहाँ पे लिखा था, और आपको लिखना है राइट द जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, तो क्या आएगा जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n+2, ठीक है। इसके हिसाब से आपको आगे पूरा सॉल्व करना है। और यहाँ पे लिखा है व्हाट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वाई आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलर रीजन। ये आपको एक अलग वीडियो आएगा नेम्ड एज वर्ड क्वेश्चंस, तो उसमें मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे एक्सप्लेन होगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, इन टू मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ करोजन ऑफ एल्यूमिनियम, either a layer of aluminum oxide is formed or a silver plating is done on the surface. State to which electrode the aluminum article is attached in these methods respectively. मतलब क्या, एल्यूमिनियम को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग एक मेथड में उसके एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगाते हैं,
और एक मेथड में हम लोग उसके ऊपर सिल्वर लगाते हैं। तो ये लोग ऐसा पूछ रहे हैं कौन से मेथड में हम लोग एल्यूमिनियम को कैथोड पे रख रहे हैं, कौन से मेथड में हम लोग इसको एनोड पे रख रहे हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, दिस बिलोंग टू चैप्टर नंबर 8। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ ये। जस्ट आई विल टेक अ 1 मिनट ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट। या सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, इन टू मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कोरोजन, मतलब खराब होने से बचाने के लिए aluminium, either a layer of aluminum oxide is formed or a silver plating is done on the surface. State to which electrode the aluminum article is attached in these methods respectively. अब देखो मैं आप लोग को ना इसको जरा एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, तो देखो, इसको जाने दो बाहर में, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, समझो ना ये मेरा एक एल्यूमिनियम का आर्टिकल है, कुछ भी हो सकता है, मेरा कोई भी सामान हो सकता है एल्यूमिनियम का। अगर मुझे इसको बचाना है ना, तो मैं यहाँ पे दो मेथड से इसको बचा सकती हूँ। या तो मैं इसके ऊपर लगा दूं सिल्वर, जिसको हम लोग एजी बोलते हैं। ठीक है, या तो मैं इसके ऊपर लगाऊं सिल्वर। अरे यार, या तो मैं इसके ऊपर लगाऊं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Al2O3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका हम लोग बाहर अगर लेयरिंग कर देंगे ना, तो आलू, मतलब समझो मैं दूसरा दूसरा कुछ लेती हूँ कलर पे। तो अगर समझो हम लोगों ने बाहर पूरा कवरिंग कर दिया, ठीक है, अगर आपने बाहर साइड में पूरा एल्यूमिनियम का कवरिंग, 1 मिनट, जो चीज करना होता है ना वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है, अनसर्टन, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, समझो ये आपका कोई यूटेंसिल है एल्यूमिनियम का। आपने ना इसके बाहर अगर कोई लेयरिंग कर रखी है, तो ये क्या होगा, ये अंदर के मटेरियल से डायरेक्ट कांटेक्ट बचा देगा। ठीक है, बाहर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग करी है आपने इस तरह से, इस तरीके से। सो ये क्या करेगा, अंदर जो एल्यूमिनियम है ना, इसको बाहर, इसको बचा लेगा। तो हम लोग बाहर किस चीज से इसकी कवरिंग कर सकते हैं, एक तो हम लोग सिल्वर से कर सकते हैं, एक हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कर सकते हैं। अब देखो, इसको इसके बाहर लगाने के लिए ना एक पूरा इलेक्ट्रिकल सेटअप होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड, एनोड, और उस पूरे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिल्वर लगाया जाता है। ठीक है, दो टाइप का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे। एक होता है कैथोड, एक क्या होता है, कैथोड, और एक क्या होता है, एनोड। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। एक सेकेंड, कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। सो हम लोग ना या तो कैथोड पे या तो एनोड पे इस एल्यूमिनियम को लगाते हैं। तो दोनों मेथड में ना अलग अलग जगह पे लगाया जाता है, किसी मेथड में कैथोड पे लगाते हैं, किसी मेथड पे एनोड में लगाते हैं। तो लोग वही पूछ रहे हैं कि अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड से इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ, तो मैं एनोड पे लगाऊंगी यूटेंसिल को, कि मैं कैथोड पे लगाऊंगी, या फिर अगर मैं एल्यूमिनियम के ऊपर सिल्वर लगा रही हूँ, सिल्वर की कोटिंग कर रही हूँ, तो मैं उसको एल्यूमिनियम को कैथोड पे रखूंगी या मैं एल्यूमिनियम को एनोड पे रखूंगी, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वी विल सी हम लोग इसको कहाँ रखने वाले हैं। टेक्स्ट बुक वी रिक्वायर, यस। तो देखो, anodization in these methods, metals like copper, aluminum are coated
with a thin and a strong layer of their oxides by a means of electrolysis. ठीक है, for this the copper or aluminium particle is used as एनोड। तो अगर हम लोग उसके ऊपर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लगा रहे हैं, तो हम लोग उसको कहाँ पे रखेंगे? पॉजिटिव साइड पे रखेंगे, मतलब हम लोग उसको एनोड पे रखेंगे। ठीक है, एज दिस ऑक्साइड लेयर इज स्ट्रॉन्ग एंड uniform is strong and uniform all over the surface. It is useful for the prevention of corrosion of metal. इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ कि अगर मैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लगा रही हूँ एल्यूमिनियम के ऊपर, तो मैं एल्यूमिनियम को पॉजिटिव साइड पे रखूंगी, मतलब एनोड पे प्लेस करूंगी। ठीक है, और जो भी अदर मटेरियल होगा वो हमारे किस पे होगा? कैथोड पे होगा, मतलब नेगेटिव पे होगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज कर रही हूँ, क्या यूज कर रही हूँ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर रही हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर रही हूँ टू प्रिवेंट एल्यूमिनियम, राइट? तो स्पेलिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज कर रही हूँ मेरे एल्यूमिनियम को बचाने के लिए, तो मैं उसको किसके ऊपर रखने वाली हूँ? मैं उसको रखूंगी एनोड पे। कहाँ पे रखूंगी मैं उसको? एनोड पे। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक होता है, जिसपे हम लोग क्या करेंगे? हमारे मेटल के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करेंगे। तो मतलब देखो, यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैथोड पे रख रहे हैं अपने एल्यूमिनियम पे। देखो क्यों रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, इसका लॉजिक आप एक बार साइड में रख दीजिए। ठीक है, सिर्फ इतना समझो कि अगर मेरे एल्यूमिनियम को मुझे बचाना है और उसके ऊपर मुझे सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, तो उस केस के अंदर मैं उसको कैथोड पर रखूंगी। और अगर मुझे एल्यूमिनियम को बचाना है और अगर मेरे को उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्लेटिंग करनी है, तो मैं उसको कहाँ पे रखूंगी? एनोड पे रखूंगी। ठीक है, तो आई एम राइटिंग द आंसर ओवर योर। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कर रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग एनोड यूज करेंगे, मतलब एनोड के ऊपर अपने एल्यूमिनियम को रखेंगे। और अगर हम लोग सिल्वर प्लेटिंग कर रहे हैं, उस केस में हम लोग कैथोड पे अपने सिल्वर के मटेरियल को रखेंगे। ठीक है, अब क्या पूछा है? राइट डाउन एनी टू रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। देखो ये वाला हम लोग एक लेक्चर में कवर करेंगे, लेक्चर आएगा आपका, उसमें आपका कवर करेंगे। अब सेम इसका भी आपका एक नोटबुक का लेक्चर आएगा, नोटबुक करके उसमें कवर हो जाएगा ये। अब हम लोग यहीं पे हमारे इस लेक्चर को एंड करते हैं। इसके आगे का जो भी क्वेश्चंस बचा है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग वो एक लेक्चर के अंदर लेके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड वाला क्वेश्चन लिखा है, वो सारा हम लोग अपने नेक्स्ट एक डिटेल लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय।